तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है, कैसे इन्हें लिखते हैं, है ना। आराम से पढ़ाई कीजिए अच्छे से। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं। पहला है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिनके गुणधर्म उन दोनों पदार्थ से क्या होते हैं, अलग होते हैं, और उसे वापस से उन पदार्थों में बदला नहीं जा सकता, उसे हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। लिख लो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, है ना, पदार्थ या क्रियाकारक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म इन पदार्थों से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। यानी कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसके गुणधर्म इन पदार्थों से भिन्न होते हैं। इस बने नए पदार्थ या उत्पाद, इस नए पदार्थ या उत्पाद को भौतिक विधियों द्वारा, है ना, भौतिक विधियों द्वारा वापस क्रियाकारकों में बदला नहीं जा सकता। यानी कि इन्हें वापस से रिवर्स नहीं किया जा सकता है सामान्य विधियों द्वारा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए देखो, एक उदाहरण देता हूँ। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर बनाती है जल H2, है ना। वैसे अभी तक संतुलित नहीं है। यहाँ पर दो इसके लेंगे और दो इसके अंगुण लेंगे, जब जाकर जल बनेगा 2H2O, है ना। बाद में बताऊंगा कैसे संतुलित करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और जो पदार्थ नया बनता है उसके गुणधर्म उन अभिकारकों से पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं और उन्हें वापस से क्रियाकारकों में वापस से बदला नहीं जा सकता। ये छोटा सा मैंने यहाँ अभिक्रिया भी दिखाई है। ठीक है, अब चलते हैं उदाहरण की ओर, है ना। उदाहरण से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ। उदाहरण से पहले आप देखो कि तो प्यारे विद्यार्थियों, पाठ में आगे चलने से पहले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं, इनको याद कर लो। इनको याद करने से पाठ को समझने में बहुत ज़्यादा आपको सहायता मिलेगी, क्योंकि ये सब पूरे चैप्टर में आते रहेंगे घूम फिर कर। देखो पहला सूत्र है सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। H2SO4 बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, याद कर लो। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, जिंक सल्फेट ZnSO4, जिंक सल्फेट ZnSO4। कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसे बिना बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं ना, बिना बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना, CaOH2, बुझा हुआ चूना, इसे ही बोलते हैं कली, पुताई के काम में लेते हैं ना। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट
CaCO3, इसे बोलते हैं चूने का पत्थर, चूने का पत्थर। आगे है मेथेन, इसे प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं, मेथेन को बोलते हैं प्राकृतिक गैस। इसका फॉर्मूला होता है CH4, ग्लूकोज, ग्लूकोज जो खाना खाते हैं ना उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज C6H12O6 होता है ग्लूकोज। इस प्रकार यहाँ पर है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट होता है FeSO4। और इसी प्रकार से फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड इसे बोलते हैं जंग, जब जंग लगता है ना जंग, तो यही बनता है जंग, जंग बनता है Fe2O3 है ना। सिल्वर क्लोराइड AgCl, सिल्वर क्लोराइड AgCl। इसी प्रकार सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr है ना। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4। प्रतीक है, देखो कुछ प्रतीक लिखे हैं मैंने। कोयला, कोयला होता है एक प्रकार का कार्बन, कार्बन का प्रतीक होता है कितना 6, सॉरी कार्बन का प्रतीक होता है C है ना। इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, जरूरत नहीं अभी। सोडियम होता है Na, कॉपर होता है Cu, कॉपर बोलते हैं तांबा को है ना। नाइट्रोजन होता है N, नाइट्रोजन N। और कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे जल का फॉर्मूला होता है जल H2O, जल होता है H2O। और ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है आपके O2 है ना। ये और देख लो, अब आगे पार्ट में आगे चलेंगे, इन्हें ढंग से याद कर लो एक बार है ना। कि रासायनिक अभिक्रिया, जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें मुख्य रूप से 4 परिवर्तन आपको देखने को मिलते हैं। जब रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन, क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो देखो। परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन मुख्य रूप से 4 हैं। कौन कौन से हैं? 4 हैं। पहला है अवस्था, यानी कि अवस्था में परिवर्तन, अवस्था बदल सकती है, परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन। दूसरा है रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन। इसी के साथ तीसरा आप लोग देख लीजिए, वायु का निष्कासन, वायु का निष्कासन या निकलना, वायु का निकलना। और चौथा पॉइंट हो जाएगा आपके क्या, 3 हो गए, चौथा हो जाएगा तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। यानी जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसका टेम्परेचर में बदलाव आएगा, यानी कि या तो वो गर्म हो जाएगा पहले से ज़्यादा या पहले से ठंडा हो जाएगा, यानी कि उसके ताप में परिवर्तन आएगा, तापमान में। ठीक है, ये हो गई अवस्थाओं में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, वायु का निकलना, ताप में परिवर्तन। ये 4 परिवर्तन मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। अब अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य उदाहरण से बताऊंगा जो आपकी सिलेबस में है, हटकर तो नहीं जाएंगे, बहुत सारे वैसे तो आपके सिलेबस के बताऊंगा उदाहरण है ना। अभिक्रिया के उदाहरण देख लो। पहला है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलाने में वायु यानी कौन सी काम आती है? ऑक्सीजन काम आती है। जब मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो जलकर हमें सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है ना। जब उदाहरण नंबर 1, जब मैग्नीशियम को जलाने पर सफ़ेद रंग का चूर्ण, सफ़ेद है ना, उदाहरण याद रखना, डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं एग्जाम में। सफ़ेद रंग का चूर्ण, सफ़ेद रंग का चूर्ण प्राप्त होता है जो क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम
जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। देखो अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, Mg है ना, सॉलिड होता है, सॉलिड अवस्था में होता है। Mg अभिक्रिया करेगा किससे, वायु में जलाएंगे तो काम आएगी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, ठीक है। यह अवस्था में बता रहा है, प्राप्त क्या होगा, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ये अभिक्रिया होगी, मैग्नीशियम Mg प्लस O2 निर्माण करेगा MgO का, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करेगा। ये हो गया पहला उदाहरण, ये हो गया आपका पहला उदाहरण। दूसरा है, तो उदाहरण नंबर 1 हो गया, ठीक है। उदाहरण 2 देखो, उदाहरण नंबर 2, जब जिंक में तनु है ना, तनु क्या होता है, अभी तो ये इसे याद रख लो, बाद में बताता हूँ। अभी तनु क्या होता है, तनु HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, या आपके सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। जब जिंक में तनु HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं तो जिस परख नली के अंदर इसे मिलाते हैं उस परख नली का ताप बढ़ जाता है, यानी कि परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। मिलाते हैं तो परख नली गर्म हो जाती है, यानी परख नली क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है। अभिक्रिया कौन सी होगी, देखो जिंक होता है Zn की अभिक्रिया करा दे, मान लीजिए HCl से करा दे या फिर सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें, H2SO4 से करवाएंगे, ठीक है। H2SO4 से हमने अभिक्रिया करवा दी तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये जिंक जुड़ जाएगा सल्फर से, इससे जुड़ जाएगा और बनेगा ZnSO4 बनेगा, हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, H2 बाहर हो जाएगा, है ना। ये जिंक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल बना। ये ZnSO4 है, ZnSO4 में जिंक सल्फेट क्या बना, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन है, ये आपकी हाइड्रोजन, तो ये भी क्रिया होती है, ये बनता है। अब उदाहरण 3 लगा लो, उदाहरण नंबर 3, उदाहरण 3 लगा लो, कोयले का दहन, दहन का मतलब होता है जलना, यानी कोयले का जलना या कोयले का जलना, ठीक है। कैसे जलाएगा कोयला, देखो कोयला क्या होता है, कार्बन होता है ना, कार्बन जलेगा तो जलने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि कार्बन किससे क्रिया करेगा जलते समय, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन के बिना कोई चीज़ जलती नहीं है। क्या बनेगा, जब कार्बन जलेगा तो जलने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जलने पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C और O2 जुड़ जाएगी और बन जाएगा आपके CO2। और ये संयोजन अभिक्रिया ही है ना, अभी बताएंगे फिर से। ये बन गया, ये क्या कार्बन है, कोयला क्या है, कार्बन, ये है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। अब देखो 2 चीज़ें हैं, अभिकारक और उत्पाद। रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 2 चीज़ें हमें देखने को मिलती है। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक क्या है, यानी कि अभिक्रिया
अभिक्रिया में भाग अभिक्रिया में भाग लेने अभिक्रिया में भाग लेने वाला प्रत्येक पदार्थ क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। में भाग लेने वाला प्रत्येक अभिक्रिया में भाग लेने वाला प्रत्येक पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेने वाला प्रत्येक पदार्थ अभिकारक कहलाता है। यानी जो अभिक्रिया करते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। दूसरा आपके है उत्पाद। यानी देखो जैसे अभी हमने अभिक्रिया कराई थी ZnSO4 बनाया था, जिंक प्लस H2SO4 की अभी करवाई और जिंक ZnSO4 बनाया था, जिंक सल्फेट, हाइड्रोजन बाहर हो गया था, है ना। तो देखो ये जिंक और ये H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ये दोनों तो थे अभिकारक। ये दोनों क्या थे? अभिकारक थे। और उत्पाद के रूप में दो चीज़ें प्राप्त हुई, है ना। एक तो प्राप्त हुआ, एक तो क्या बना? ये जिंक सल्फेट और एक बना हाइड्रोजन, यानी ये अभिकारक और ये उत्पाद है। आगे देखो, इधर उत्पाद भी लिख देता हूँ। उत्पाद क्या होता है? अभिक्रिया में अभिकारकों से यानी अभिक्रिया में अभिकारकों से बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। उत्पाद कहलाता है। उत्पाद क्या कहलाता है? अभिक्रिया में बनने वाला अभिक्रिया में अभिकारकों से बनने वाला नया पदार्थ क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। जैसे इनसे मिलने पर ये बना और ये बना, तो ये क्या हो गए? उत्पाद हो गए दोनों। ठीक है, ठीक है, हमने देख लिया उत्पाद और अभिकारक क्या होता है। अब हम देखेंगे कि अभिक्रियाओं के कितने प्रकार हैं। तो अभिक्रियाओं के मुख्य रूप से 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है ना। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। पहली अभिक्रिया है, पहली कौन सी है? वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया है पहली, है ना। संयोजन का मतलब बता देखो, अर्थ, इन शब्दों के अर्थ समझ लो पहले तो, है ना। अर्थ बता देता हूँ, शब्द का अर्थ। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। जुड़ना या मिलना, है ना। देखो इसमें होता क्या है? दो अभिकारक A प्लस B मिलेंगे और C क्या बनेगा? उत्पाद बनेगा। A और B दो अभिकारक मिल जाएंगे एक साथ और C एकल उत्पाद मिलेगा। एकल का मतलब है एक अकेला, ज़्यादा नहीं बनेंगे इसमें, एक ही बनेगा, एकल उत्पाद प्राप्त होगा, है ना। एकल उत्पाद प्राप्त होगा। A और B मिलकर C का निर्माण करेंगे एकल उत्पाद का। ऐसी अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया, है ना। तो लिख लो, जब दो या दो से अधिक क्रियाकारक या क्रियाकारक मिलकर यानी संयोजन का मतलब ही मिलना होता है ना, मैंने बता दिया। मिलकर एक एकल लिख लो डायरेक्टली, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट में लिख देता हूँ अभिक्रिया ना। अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया चलो लिखिए, संयोजन अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। तो देखो इसका उदाहरण ले लो। पहला उदाहरण, जैसे ए बी मिलकर सी का निर्माण करते हैं एकल उत्पाद का, है ना। उदाहरण लिख लो, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सही लिख देता हूँ थोड़ा, CaO ये क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। जब कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया हम किससे करवा देते हैं? किससे करवा देते हैं? जल से करा देते हैं। यानी कि इसके अंदर हम क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं? जल मिला देते हैं। ये क्या है? CaO, ये है कैल्शियम ऑक्साइड, लिख देता हूँ ना, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम कहते हैं बिना बुझा चूना, बिना बुझा चूना ना, जो खेत घरों में पुताई के लिए लाते हैं, कली बनाने के लिए, वही यही है CaO कैल्शियम ऑक्साइड है। जो बाहर जार से लाते हैं ना, पत्थर जैसे पानी मिलाते हैं तो क्या बनता है? CaOH2 बनेगा, है ना। Ca हो गया, OH2, दो इसके H हो गए। बाद में सिखाऊंगा कैसे जो बनाते हैं ये। प्लस क्या निकलेगी? गर्म हो जाता है ना वो, उष्मा निकलेगी, उष्मा। वो पात्र गर्म हो जाता है ना, जिसमें कली बनाते हैं। इनको दोनों को मिक्स करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को जल में मिलाते हैं, तो CaOH2 बनता है और उष्मा बाहर निकलती है। यानी कि वो पात्र क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। होता है ना, ऐसा देखा होगा आपने भी, ऐसा हो जाता है ना। जब ये दोनों मिलते हैं ये बनता है ये कली है, कली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, पानी मिल गया इसमें, अब कली बन गई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। लिख दूँ क्या? लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है ना। A और B जुड़ गया और ये बन गया एकल उत्पाद। देखो अकेला उत्पाद बना है, कोई और कुछ भी नहीं बना, उष्मा निकली है इसके सिवा। ठीक है, ये पहला उदाहरण हो गया आपका। ये पहला उदाहरण हो गया संयोजन अभिक्रिया के लिए। संयोजन अभिक्रिया के लिए पहला उदाहरण हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो उदाहरण 2 लिख लो। कोयले का दहन, कोयले का दहन। वैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने बता भी दिया कोयले का दहन क्या होता है। यानी कि कार्बन को जला दिया, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी, बन गया CO2, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि A देखो, A ये है प्लस B ये है और C बन गया। शुरू में मैंने बताया था ना, A प्लस B मिलकर C बनाएंगे। यानी कि कितने भी अभिकारक मिले उसमें जाकर वो एक ही उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, एक उदाहरण और देख लो। वैसे ये उदाहरण इतने 2 भी लिख दोगे तो बहुत है। आप लिख लो जल का बनना ना, हाइड्रोजन H2 प्लस, पूरा लिख लेते हैं, प्लस O2, यानी कि 2H2। ये 2 मॉलिक्यूल इसलिए लिए मैंने, 2 अणु इसलिए लिए ताकि जल बना सकें, है ना। नहीं लेते तो फिर संतुलित नहीं होती समीकरण, इसलिए लिए मैंने। ठीक है, तो क्या बनेगा? 2H2O बन गया, जल बन गया। जल के 2 अणु बन गए, कहने का मतलब जल। ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन यहाँ 2 इसलिए लिए ताकि हमें 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, 2 ही हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ती। देखो अगली अभिक्रिया आपकी वियोजन अभिक्रिया, या वियोजन को ही बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया भी। किसी भी नाम से एग्जाम में आए आप लिख देना, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन का जो अर्थ होता है शाब्दिक, देखो वो क्या होता है? अलग होना। एक तो अलग होना होता है और एक होता है टूटना, है ना, टूटना। एक तो होता है वियोजन होना,
और एक होता है अलग होना, यानी अलग अलग हो जाना। इसमें क्या होगा, कोई एकल अभिकारक टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। यानी कि क्या होगा इसमें, देखो ए रहेगा अकेला, है ना, वो ए बी या सी, ए बी और सी ऐसे टूट जाएगा, दो में टूट सकता है, तीन में भी टूट सकता है ना। एक अकेला रहेगा, वो अभिक्रिया करेगा और टूट जाएगा। ए बी और सी या कितने में भी टूट सकता है, ए बी में टूट सकता है, सी में भी टूट सकता है ना। जैसे देखो मैं लिख देता हूँ इसके लिए, जब एकल अभिकारक या क्रियाकारक टूट कर, है ना, टूट कर दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण नंबर 1 है ना, जब फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं, तो फेरिक ऑक्साइड एक तो बनाता है फेरिक ऑक्साइड, एक बनाता है सल्फर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, एक चीज़ और बनाता है वह सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। देखिए अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। फेरस सल्फेट क्या होता है, देखो 2FeSO4 2HCSO4 क्या हो गया, फेरस सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट। इसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे यानी उष्मा देंगे, इसको दे दिया उष्मा। अब ये टूटेगा तो बनेगा एक तो फेरिक ऑक्साइड क्या होता है Fe2 है ना, Fe2 SO4 प्लस SO2 और SO3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड बना दिया, और एक बना दिया सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, है ना। फेरस सल्फेट Fe2SO4 उष्मा देने पर, गर्म करने पर फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि जो एकल अभिकारक था ये फेरस सल्फेट, वो 3 में टूट गया। देखो A, B और C, यानी कि फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। और वियोजन अभिक्रिया भी यही कहती है कि इसमें एकल उत्पाद क्या करता है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। देखो ये टूट गया, यहाँ पर फेरस सल्फेट टूट गया फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर। देखो उदाहरण नंबर 2 देखो कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर यह CaO, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड व CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है ना। किस में टूट जाता है,
एक तो CaO का जिक्र भी हम पहले किया थोड़ी देर पहले। CO कैल्शियम ऑक्साइड वह कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है ना, टूट जाता है। देखो अभिक्रिया, इसको चूना पत्थर बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। देखो सी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना, कैल्शियम कार्बोनेट है। सूत्र याद करना है ना, तभी समझ में आएगी अभिक्रिया कैसे कराते हैं, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं हम, गर्म करते हैं, यानी उष्मा देते हैं इसको। ये क्या है, एकल अभिकारक है। उष्मा दी तो टूट गया। किस किस में टूटा, देखो कैल्शियम कार्बोनेट में, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट तो ये है ही, है ना। इसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूने का पत्थर, चूने का पत्थर भी इसी बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को ही। CaCO3 को गर्म किया, है ना, तो टूटा CaO प्लस CO2। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड इसे कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ये भी क्रिया होगी, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर टूट जाएगा। ये भी क्या कहती है, वियोजन अभिक्रिया का ही क्या है एक, इसमें भी एकल उत्पाद देखो दो में टूट गया, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड एक तो, और एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट से। देखो एक उदाहरण और लिख लो, है ना, 3 उदाहरण हो जाएंगे। उदाहरण नंबर 3 वियोजन अभिक्रिया के लिए। देखो सफ़ेद सिल्वर, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड, सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड है ना। सूर्य सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का देख दिया, सूर्य सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस वियोजन अभिक्रिया के ही कारण होता है। वो कैसे होता है, देखो 2AgCl, AgCl क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सूर्य का प्रकाश, ऊपर क्या आ जाएगा, सूर्य का प्रकाश, है ना। सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश में छोड़ते हैं तो क्या होता है, Ag और Cl दोनों अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ लिख लो, वह सिल्वर व क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड अलग अलग हो जाते हैं, है ना। सूर्य के प्रकाश में Ag और Cl2, तो 2Ag प्लस Cl2 ये दोनों क्या हो गए, अलग अलग। यह है आपका सिल्वर और ये है क्लोराइड, यानी कि सूर्य के प्रकाश में AgCl, है ना, Ag और Cl दोनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, अलग अलग हो जाता है और इसका रंग धूसर हो जाता है। ठीक है, तो दो अभिक्रियाओं का विस्तार पूर्वक हमने ढंग से अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ वो समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार में समझ में नहीं आता है तो दोबारा से रिपीट करके क्लास को पूरा देख लेना। तीसरी हमारी अभिक्रिया हो जाएगी, तीसरी अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, वैसे देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, विस्थापन का मतलब है जगह चेंज कर लेना, है ना। तो
शाब्दिक अर्थ में लिख लो हटाना, हटाना यानी अधिक पावरफुल कम पावरफुल को अपनी जगह से हटा देगा, है ना। कैसे हटाएगा देखो, लिख लो पहले, है ना। वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिनमें जिनमें अधिक अधिक क्रियाशील, यानी कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील, जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ या क्रियाकारक कारक या पदार्थ कम क्रियाशील क्रियाशील कम क्रियाशील पदार्थ को अपनी जगह से क्या कर देता है, विस्थापित कर, विस्थापित का मतलब है हटा देना, हटाना, विस्थापित कर देता है ना, हटाना, हटाना कर देता है ना, विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। यानी कि इस प्रकार की अभिक्रियाएं जिनमें अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को अपनी जगह से विस्थापित कर देता है या हटा देता है, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो, उदाहरण यानी कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के विलयन में कुछ देर तक रखते हैं तो देखो क्या होता है। तो पहला उदाहरण लिख लो इसका, उदाहरण नंबर 1। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कुछ देर रखते हैं तो लोहे की कील का रंग कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। क्यों हो जाता है, इस विस्थापन की अभिक्रिया के कारण क्या होता है कि जो फिर Fe है, FeCu को अपनी जगह से हटा देगा, है ना। किस प्रकार से हटाएगा वो देखो, यानी कि Fe ये क्या है, सॉलिड अवस्था में होता है ना, ऐसे इसीलिए लगाते हैं ठोस अवस्था में, प्लस CuSO4, है ना, CuSO4 कॉपर सल्फेट की बात की हमने, है ना। CuSO4 क्या करेगा, ये वाला Fe इस Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, यहाँ से Cu से को हटा देगा और इसकी जगह खुद जाकर बैठ जाएगा। यानी कि क्या होगा, आप देखो Cu की जगह Fe आ जाएगा, तो Fe और ये SO4 है ही, SO4 इसको हटा दिया Cu को Fe ने, तो Cu बेचारा कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो Cu को ऊपर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि जब लोहे की कील, यानी ये क्या है, आयरन है Fe, आयरन की कील को CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, कील का भूरे रंग का हो जाता है ना, भूरे रंग की हो जाती है, यानी कॉपर सल्फेट है। ये देखो कॉपर सल्फेट, ये तो है कॉपर सल्फेट, है ना। और बना क्या, फेरस सल्फेट, इसमें बना क्या, फेरस सल्फेट, है ना। इसी को आयरन सल्फेट भी बोल सकते हैं। ये बनता है और ये बाहर हो जाता है, ठीक है। यहीं पर दूसरा उदाहरण भी लिख लो, है ना। जब जिंक की अभिक्रिया, जिंक की Zn की अभिक्रिया करवा देते हैं, CuSO4 से करवा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो ये Zn है ना, ये Zn Cu की जगह ले लेगा, अधिक क्रियाशील है Zn खुद, तो Cu को हटा देगा, अपनी जगह से विस्थापित कर देगा, है ना, और इसकी जगह आ जाएगा, तो यानी कि ZnSO4 बन जाएगा प्लस Cu बाहर हो जाएगा, Cu को हटा देगा वहाँ से, है ना। ये है जिंक, ये है कॉपर सल्फेट, ठीक है, और ये है जिंक,
सल्फेट, जिंक सल्फेट, है ना। ये हो गए 2 उदाहरण, 2 ही खूब हैं, ये याद कर लोगे तो ये बड़ी बात है। ठीक है, 3 अभिक्रियाओं का हमने विस्तार पूर्वक ढंग से अध्ययन कर लिया। आशा करता हूँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, है ना। आराम से समझिए, सुनिए मेरी बातों को और धीरे धीरे अच्छी तरीके से समझते हुए चलिए, बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। चौथा लास्ट की अभिक्रिया है कौन सी? द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? देखो, ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना। आयन्स क्या होते हैं? जैसे NaCl होता है, Na और Cl 2 आयन है ना। इस प्रकार से NaCl की आयनों का आदान प्रदान होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। लिख लो, वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है वह अवक्षेप का निर्माण होता है ना। अवक्षेप क्या होता है ये भी बताऊंगा अभी। अवक्षेप का निर्माण होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है ना। इनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। इसी कारण इन्हें अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। यानी इन अभिक्रियाओं को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए उदाहरण देखो, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है ना। तो उनमें आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है? देखो, Na2SO4 है ना। सोडियम सल्फेट है ना, Na2 सोडियम सल्फेट, यह है सोडियम सल्फेट। अभी किससे करेगा? BaCl2 बेरियम सल्फेट, यानी बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा। Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट बेरियम सल्फेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा? देखो, ये एक तो बना देगा नमक, आदान प्रदान कर लेगा। कैसे करेगा? देखो, आयनों का आदान प्रदान। ये सोडियम है, ठीक है। ये सोडियम किससे जुड़ जाएगा? क्लोरीन से। इसमें 2 आयन थे, देखो ये आयन है ना, सोडियम और क्लोरीन। सॉरी, ये यहाँ पर सल्फेट नहीं है, क्लोरीन है। बेरियम क्लोराइड है, सॉरी क्लोराइड है यहाँ पे, है ना। ये इसके साथ जुड़ जाएंगे तो 2 Na और 2 Cl में बनकर मिलकर क्या बना लेंगे? 2 NaCl, है ना। क्योंकि 2 ही Na थे और 2 ही Cl थे तो दोनों जुड़कर क्या बन गए? 2 NaCl। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ये क्या बन गया? सोडियम क्लोराइड। और इसी को बोलते हैं हम नमक, है ना। जो हम खाने में काम में लेते हैं वही है खाने का नमक, NaCl। ठीक है, अब क्या बचा? एक तो SO4 बच गया और एक Ba बच गया, यानी BaSO4 बन जाएगा बाकी का। BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट। क्या बन गया? बेरियम सल्फेट क्या बन गया?
बेरियम सल्फेट। देखो आयनों का आदान प्रदान हो गया, ये आयन इनमें से ये दोनों आयन जुड़ गए, यहाँ पर NaCl हो गया, 2 NaCl हो गया, 2 आयन जुड़े ना, द्विस्थापन हो गया, दोनों ही अपनी जगह उधर चले गए, ये जुड़ गए, ये दोनों जुड़कर बन गया BaSO4 और ये जुड़कर बन गया 2 NaCl। तो ये हो गई आपकी द्विस्थापन अभिक्रिया, यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है और अवक्षेप का निर्माण होता है। देखो अवक्षेप यानी BaSO4, ये जो BaSO4 बना ना, ये एक BaSO4 बना, ये अवक्षेप है, अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है ना, ये अवक्षेप के रूप में होता है ना, क्रिस्टल बनते हैं और क्रिस्टल बन जाते हैं क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के, है ना। ठीक है, तो हमने चारों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम पढ़ेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, 2 प्रकार की अभिक्रियाएं और चलती है ना। ऊष्माक्षेपी पहले पढ़ेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। देखो रासायनिक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है? वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें, है ना, जब वह रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उत्पाद तो बनेगा ही बनेगा, साथ में ऊष्मा भी निकलेगी, उनमें से गर्मी बाहर निकलेगी, हीट बाहर निकलेगी। ऐसी अभिक्रियाएं कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, है ना। ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है, जिनमें क्या निकलती है? ऊष्मा बाहर निकलती है ना। तो लिख लो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ, यानी उत्पाद बनने के साथ साथ, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर, है ना, बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती है। शेपी का मतलब होता है बाहर निकालना ना, बाहर निकाल देना। शेपी अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है ना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ही ऊष्मा बाहर निकलती है, यानी कि हीट बाहर निकलती है, गर्मी बाहर निकलती है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती है। उदाहरण के रूप में लिख लीजिए, उदाहरण देखो, प्राकृतिक गैस का नाम सुना होगा, मीथेन, है ना। प्राकृतिक गैस मीथेन को जब हम क्या करते हैं, प्राकृतिक गैस मीथेन को जब हम जलाते हैं तो 2 चीज़ें बनती है ना। क्या क्या बनती है? देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आप भी समझ लेना, लिखते समय बोल दूंगा मैं सब। देखो मीथेन CH4 होती है, मीथेन क्या होती है? CH4, मीथेन प्राकृतिक गैस होती है, मीथेन, है ना, प्राकृतिक गैस होती है मीथेन। देखो प्राकृतिक गैस होती है मीथेन अभिक्रिया करेगी किससे? जलाएंगे तो O2 से अभिक्रिया करेगी, जलाएंगे तो O2 से क्या करेगी? अभिक्रिया, है ना। 2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं इसके, ये हो गई अभिक्रिया, है ना। मीथेन अभिक्रिया कर रही है किससे? मीथेन, ये मीथेन है। जलाएंगे तो O2 से अभिक्रिया, 2 O2 ले लिया हमने, 2 अणु लिए हमने, क्यों लिए भी बताता हूँ वो भी, है ना। तो क्या बनेगा? एक तो बनेगा CO2, क्या बन गया? CO2, क्योंकि जलाएंगे इसको, है ना। प्राकृतिक गैस का मतलब है जो हम इस काम में लेते हैं ना, जलाने में, वो जलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है धुएं के रूप में बाहर। धुएं तो इतना नहीं निकलता है, लेकिन क्या बनती है? और बनती है आपके H2O, क्या बनता है? जल बनता है ना। प्लस साथ में क्या होता है? ऊष्मा बाहर निकलती है इसमें से, क्या होती है? ऊष्मा ऊर्जा बाहर निकलती है। अरे ऊर्जा बाहर निकलती है कि नहीं निकलती? जलाने पर गर्मी तो बाहर निकलती है ना, जलेगी तो, है ना। तो वो क्या आएगी? ऊर्जा। ये कौन सी ऊर्जा होगी? ये ऊष्मा ऊर्जा होगी।
ऊष्मा ऊर्जा होती है ना बाहर निकलने पर, यानी कि मीथेन को जब जलाते हैं, ये है ऑक्सीजन, ये क्या है ऑक्सीजन, जलाने पर क्या बना कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इधर बना जल, और ये निकल गई ऊष्मा, बाहर निकल गई। तो ये हुई आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, यानी कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी बाहर निकलती है, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मैंने अभिक्रिया भी करवा दी, एक क्या करवा दी, मीथेन को जला दिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊष्मा बाहर निकाल दी। ठीक है, अब देखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई, ऊष्माशोषी पढ़ेंगे अब, है ना। ये एक हो गई आपके ऊष्माक्षेपी हो गई, ऊष्माशोषी पढ़ते हैं। ये पहली हो गई, अब दूसरी ऊष्माशोषी अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया, है ना, अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो देखो अभी जो अभिक्रिया कराई उसकी जस्ट उल्टी होगी, यानी उसमें तो अभिक्रिया जब करा रहे उत्पाद बन रहा था तो ऊष्मा बाहर निकल रही थी, इसमें क्या होगी, हमें अंदर देनी पड़ेगी ऊष्मा, है ना। ऊष्मा ये ग्रहण करेगी, अभिक्रिया क्या करेगी, ऊष्मा ग्रहण करेगी। तो लिख लो इसके बारे में, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा ग्रहण की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, जिनमें ऊष्मा क्या होती है, ग्रहण की जाती है। और उदाहरण के लिए लिख लीजिए, साग सब्जियों से सड़ती है ना, साग यानी सब्जियों का विघटन, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है, अभिक्रिया का एक उदाहरण है, यानी साग सब्जियों या साग भी लिख लो, साग सब्जियों का विघटन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का ही क्या है, एक उदाहरण है ना। तो ये दोनों भी हो गई कंप्लीट है। ठीक है, तो वो हो गई कंप्लीट दोनों। अब एक अभिक्रिया, एक चीज़ के बारे में और जानिए, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती है, वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक पदार्थ का तो उपचयन होता है और एक पदार्थ का अपचयन होता है, ऐसी अभिक्रियाओं को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ये दोनों ओर चलती है, कहने का मतलब अपचयन और उपचयन दोनों होता है। और अपचयन और उपचयन क्या होता है वो भी अभी नीचे में इसके बाद में आपको बता दूंगा, है ना। तो पहले तो लिख लीजिए, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक पदार्थ का उपचयन, एक पदार्थ का तो क्या होता है, उपचयन होता है, वह दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है ना, अपचयन होता है। ऐसी अभिक्रियाएं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया, है ना,
ऐसी अभिक्रिया उपचयन अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो उदाहरण के लिए लिखो, देखो उदाहरण देखो इसका, रेडॉक्स अभिक्रिया का, है ना। CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, लिख लो कॉपर ऑक्साइड की जब थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, उदाहरण लिख लो CuO प्लस H2, है ना। कॉपर, ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड, ये है आपका कॉपर ऑक्साइड, और ये है हाइड्रोजन। देखो क्या होगा आगे, एक का तो होता है अपचयन और दूसरा का होता है उपचयन। देखो उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अब देखो H2O यानी कि हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, इसमें क्या हो जाएगा, ये जो है ये ऑक्सीजन इसमें जाकर जुड़ जाएगा H2O में, है ना। यानी कि उपचयन का मतलब होता है उपचयन, मैंने भी ऊपर बोला ना उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन, है ना, O2 का जुड़ना, यानी कि ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगी, तो ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, है ना, ये वाला ऑक्सीजन उसके साथ जुड़ जाएगा, तो इधर क्या बन जाएगा, H2 तो पहले से था ही, है ना, H2 तो ये था ही, और इसके साथ ऑक्सीजन और जुड़ गया। सिर्फ इतनी दूर जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं जोड़ देते हैं पास में। ये देखो H2 तो ये था ही, इसके साथ ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, है ना। उपचयन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, तो ये O2 इसके साथ O इसके साथ जुड़ गया आके, है ना, O2 तो है नहीं, है तो ऑक्सीजन ही ना, पर इसके साथ जुड़ गया प्लस, है ना, क्या क्या बनेगा, देखो Cu से कॉपर हट गया, है ना, इस Cu से हट गया, ये बन गया, देखो क्या बन गया, यहाँ देखो ये Cu हट गया, यहाँ से Cu तो है ही, कॉपर O हट गया, H2O बना दिया, H के साथ जुड़ गया ना, हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, ये हाइड्रोजन था, यहाँ से हट गया। अब देखो अपचयन का मतलब होता है अपचयन का मतलब होता है O2 का हटना या फिर ऑक्सीजन का हटना, है ना, ऐसे लिख लो, ऑक्सीजन का हटना, O2 का हटना, ये O2 यहाँ से हट, सिर्फ ऑक्सीजन यहाँ से हट गया, ये हट गया, तो क्या बचा यहाँ पर Cu, क्या बचा Cu, यानी कॉपर बच गया। कॉपर क्या होता है, तांबा होता है, ये जल, ठीक है। तो देखो उपचयन और अपचयन भी यहाँ से समझ में आ जाएगा आपको, हालांकि मैं अलग से भी बताऊंगा अभी, है ना, उपचयन अपचयन क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ इस अभिक्रिया से समझ लो, क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, अभी जाती है एग्जाम में, है ना, बहुत बढ़िया है, तो सीख लो, समझ लो। देखो CuO प्लस H2 की अभिक्रिया हमने करवाई थी, है ना, तो ये O है, यहाँ से तो हट गया Cu के पास से, तो और H2 के साथ जुड़ गया, और ऑक्सीजन का जुड़ जाना क्या कहलाता है, उपचयन कहलाता है, और इधर जल बन गया इसके जुड़ने से। अब ये Cu है, ये Cu किसके साथ, इस Cu है, अब O हट गया तो बच गया Cu ही, है ना, कोरा, तो यहाँ पे कॉपर बन गया, और यहाँ से ऑक्सीजन इसके साथ से हटा, तो इसका मतलब ये कि इसका क्या हो गया, अपचयन, यहाँ पर क्या हो गया, अपचयन, ठीक है, अपचयन यानी ऑक्सीजन का हटना। तो आगे रेडॉक्स अभिक्रिया समझ में आशा करता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से ये समझ में आ रहा होगा ना। चैप्टर बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही सीधा हो जाएगा, आप ढंग से पढ़िए, इसमें से बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। देखो उपचयन का मतलब होता है O2 का जुड़ना, यानी O2 का जुड़ना उपचयन कहलाएगा,
है ना, O2 का है ना, सॉरी ये अपचयन है, यानी O2 का इसमें हटेगा O2 का हटना, O2 का हटना या फिर कमी, O2 की क्या होगी, कमी होगी। ठीक है। और आपका एक है उपचयन, इसमें होगा O2 का जुड़ना। O2 इसमें क्या हो जाएगी, जुड़ेगी यानी बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, O2 बढ़ेगी, है ना। तो उपचयन और अपचयन ये होता है ना। इसके विपरीत जब किसी तो लिख लो, जब किसी अभिक्रिया में O2 की वृद्धि होती है, जब किसी अभिक्रिया में O2 की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे उपचयन कहते हैं। और दूसरा लिख लो, इसके विपरीत जब किसी अभिक्रिया में O2 की कमी होती है तो ऐसी अभिक्रिया इसे अपचयन कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। उदाहरण के लिए